हेलो गाइस, तो आज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर क्वेश्चन है कि हम प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। पेटेंट क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सीरीज में, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जिनके मोस्टली चांसेस होते हैं एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि फिक्स है, रूट 5 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, रूट 2 इरेशनल प्रूव करना, रूट 11 इरेशनल प्रूव करना। सबका एक ही तरीका होता है, बस 5 की जगह 2, 3, 4 ये जो भी होता है ये सब लगते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको आराम से समझना। एक एक कंसेप्ट बताऊँगा, इसमें कंसेप्ट क्या क्या काम में आने वाला है वो सब डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है वो देख लीजिए आप एक बार, और उसके साथ साथ जो जो कंसेप्ट आएगा मैं साइड में कंसेप्ट लिखता चला जाऊँगा और आप अपने नोट्स बनाते रहना। तो इसका जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहला इसका मेथड ये है कि आप इसको मानो कि रेशनल है, इरेशनल नहीं है। क्या मानो कि रेशनल है, ठीक है, और हम बाद में अपने ही स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कहने का कि सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ से आप गए इस रास्ते पे और यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं फिर। ठीक है, ये 2 रास्ते जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब आपको पता कैसे लगेगा सही रास्ता कौन सा है? देखो 2 तरीके हैं सही रास्ते पता करने के। क्या तो आप चलते जाओ इधर चल लो और आप सही जगह पहुंच गए, आप बोलोगे हाँ सही रास्ता है। ठीक है, या फिर आप गलत रास्ते पे चलो और थोड़ी देर बाद में जाके आपको पता लगेगा नहीं ये रास्ता तो गलत है। इसका मतलब अगर ये गलत है तो सही कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका इसको करने का कि आपको इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल डायरेक्ट प्रूव नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप इसको रेशनल मान लो और अपनी बात को गलत प्रूव कर देना। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है करने का। तो शुरुआत कैसे होगी और बीच बीच में क्या क्या कंसेप्ट काम में आना है वो अच्छे से डिटेल में देखना बेटा। तो आप इसको मानोगे लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर, लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। अब आप बताओ रेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है? अ नंबर दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन P अपॉन Q फॉर्म, जिसको आप वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिख सकते हो, उसको रेशनल बोलते हो। इसका मतलब रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म। इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, इसको बॉक्स में डाल देना। ठीक है, इसका मतलब रूट 5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है, रेशनल है। इसका मतलब हम मानेंगे कि रूट 5 को लेट रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म मैंने मान ली यहाँ से। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, उससे पहले आप लिखोगे यहाँ पे A और B क्या है और फिर क्या है उसको डिटेल बताऊँगा। हेयर A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B आर इंटीजर। यहाँ पे A और B क्या इंटीजर है? आप खुद सोचो, आपने 2/3 लिखा, माइनस का 5/7 लिखा है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली फॉर्म। इसमें ये 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, -5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे A और B क्या है, इंटीजर है। सेकंड थिंग और है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही काम की है, वो ही हमारी हेल्प करेगी। वो क्या है, एंड A B आर को प्राइम, A B आर को प्राइम। अब कुछ बच्चों के मन में आता है सर को प्राइम क्या होता है, हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अगले 2 मिनट में पता लग जाएगा। ठीक है, A B आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। सपोज अगर आपने लिखा यहाँ पे रेशनल नंबर लिखा 10/15, तो क्या 10/15 छोड़ देंगे अपन इसको ऐसे? नहीं, मैंने आपको बार बार बोला है मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल हैं। पहला, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करते हैं, अगर कॉमन आ रहा है तो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है कैसे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। आप इसको लिखोगे 2/3। क्या इसके बाद एक कट के और छोटा हो सकता है 2/3? नहीं हो सकता। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, 2 को लिख सकते हो 2 × 1 और 3 को लिख सकते हो 3 × 1। 1 से कट कर लो, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यानी कि 2/3 के छोटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और 2 को जो मैंने इसके फैक्टर लिखे हैं 2 × 1 और 3 के जो फैक्टर लिखे 3 × 1, इसमें बताओ कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर, इसको बेटा इस कंसेप्ट को आप लिखोगे साइड में। ठीक है, या बॉक्स बना के लिख देना, क्योंकि पहला क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल में होगा, ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है और ये जो कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ ये साइड में लिखना, वरना आपको लगेगा कि सर इस तरीके से कि सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में जो लिखना है वो चलता रहेगा, और जो एग्जाम में नहीं लिखना लेकिन आपको पता होना चाहिए वो मैं रेड बॉक्स में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब सुनो,
इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। क्या इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। इसका मतलब को प्राइम नंबर हो गए ये। 2 और 3 क्या है? को प्राइम है। 2 और 3 क्या है? को प्राइम है। को प्राइम डेफिनेशन देखो, इफ़ अगर बेसिकली कोई पूछे तो आप कह देना सर ऐसे दो नंबर को प्राइम होते हैं जो एक मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। इफ़ 2 नंबर हैव ओनली 1, कौन सा 1? ये वाला 1, ठीक है, एज कॉमन फैक्टर then they are called co-prime. If two number have only one as a common factor then they are called co-prime. मतलब सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, सिंप्लीफाई होने के बाद जो बचता है 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर पहले क्या था, देखो 10 और 15 की अगर हम बात करें तो 10 में फैक्टर थे 1 × 2 × 5 और 15 में था 1 × 3 × 5। 1 भी कॉमन फैक्टर था और 5 भी कॉमन फैक्टर था, 5 से कट कर दिया था हमने। लेकिन जिस स्टेज पे आगे ओनली 1 कॉमन फैक्टर बचे 1, ठीक है, उसके बाद जो नंबर होते हैं ये को प्राइम होते हैं। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में ओनली कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उसको बोलते हैं को प्राइम। ये चीज़ भी आप बॉक्स में डालोगे, ये आपका कंसेप्ट हो गया समझने के लिए को प्राइम का। और हेडिंग इनकी डाल सकते हो को प्राइम, क्योंकि आपको टॉपिक समझना है, रटने नहीं है, ठीक है। मैं रटवाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, रटवाने के लिए फिर आपको सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा इस तरीके से, डिटेल में समझाना भी है, ठीक है। ये आप लिखोगे साइड के अंदर। कंसेप्ट समझ में आ गया? को प्राइम का मतलब क्या है? अगर दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। साइड में लिख लेना इसको, ठीक है, पॉज करके इसको साइड में लिखो, बॉक्स में बंद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे, प्रोसीड कैसे करोगे, अगला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन में लिखने का। तो मैंने लिखा here a and b are integer and a b are co-prime so that they have only common factor 1। दे हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हमने सब डिटेल लिख दी यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है, बार बार लिखनी होती, हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या आएगा? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। इसका a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b स्क्वायर इधर आ जाएगा और इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। अब एक थ्योरम आती है कि इफ़ a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर देन a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई प्राइम नंबर। आपके बुक में दे रखी है, उस थ्योरम को भी मैं बाद में लेके आऊँगा, लेकिन अभी आप सिर्फ समझ लो। इफ़ a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे a स्क्वायर एक प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, लिखोगे। सो a स्क्वायर, अब आप खुद सोचो, a इंटीजर था, b भी क्या है? इंटीजर है, b भी क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब, और इंटीजर का स्क्वायर करने पे इंटीजर रहता है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या तो 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16, कुछ स्क्वायर नंबर होगी, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पे कंप्लीट नंबर मिल रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो मिल पा रहा होगा नंबर कंप्लीट, वरना डेसिमल में मिल जाता। इसका मतलब ये निकल के आ गया आपका कि a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पे अगर कोई कंप्लीट नंबर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, सो a is also divisible by 5। ये थ्योरम है आपकी बुक में कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाई प्राइम नंबर होगा तो a भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 मार्क कर दो, इस इक्वेशन में हमें काम में लेना है बाद में। अब हमने एक लाइन लिखी a इज़ डिविजिबल बाई 5। अब आप खुद सोचो, इस लाइन का मतलब क्या है? a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 और यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, b आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। ऐसे अगर a भी डिविजिबल बाई 5 होगा तो a को 5 से डिवाइड करने पे भी कोई पूरी वैल्यू आएगी, उसको हम c मान लेंगे, ठीक है।
तो बस अब ये स्टेप करना है आपको। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, a डिविजल बाई 5 मतलब हो गया, सो लेट a को 5 से डिवाइड करने पे, जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं और आपको मिल रहा है यहाँ पे c, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से a इक्वल टू हो गया 5c, 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a की जो 5c वैल्यू आई है उसको उठा के रख दो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब 1 में रखोगे तो ये होगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कट गया 5 आ गया, 5 आया 25। इसका मतलब आपका निकल के आ गया यहाँ पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, एक बार पॉज करके नोट कर लो इसको। हाँ जी, इसका मतलब आपकी एक लाइन निकल के आ गई कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, और यहाँ से क्या मैं c स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, c स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और डिवाइड बाई 5। कौन सा स्टेप क्यों हो रहा है वो मैं सब बता दूंगा, आप एक बार समझते चलो, ठीक है। कभी कभी मन में आता सर इसको डिवाइड क्यों किया, वो सब बता दूंगा, अभी पता लग जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ बताना, हमने एक लाइन यहाँ पे मिस की थी, मिस क्यों की थी, मैंने छोड़ा था जानबूझ के कि आपको बाद में बताऊँगा कि जब a 5 से डिवाइड होता है, कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, सपोज करो कि आपका 6 है, 6 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, 2 इसका फैक्टर है ना। इसका मतलब अगर a को 5 पूरा पूरा डिवाइड करते तो आप लिख सकते हो कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a। यहाँ से एक स्टेटमेंट निकला कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। देखो हमने एक लाइन लिखी थी कि a और b आर को प्राइम, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनका। अभी हमने निकाला कि 5 a का फैक्टर है, तो हमारा टारगेट है कि 5 को b का फैक्टर भी बनाना है, जिससे क्या होगा कि a का फैक्टर 5, b का फैक्टर 5, यानी a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकला 5, और हमने जो कंडीशन मानी थी इनका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, और हमने अपने आप को रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो हम अल्टीमेटली उस टारगेट की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मुझे बहुत डिटेल बतानी थी, ठीक है, इसलिए आप उसको ये मत मानना कि क्वेश्चन में इतनी चीज़ें होती हैं। अगर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैं रूट 2 वाला लेके आऊँगा इसके बाद में कि प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, फिर आपको बताऊँगा कितना स्मूथली होती चीज़ें। एक फॉर्मेट बन गया, इडली होती है ना, इडली बनाने के लिए सांचा होता है, ऐसा एक सांचा है, उस सांचे में से आपको रखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट लेके आऊँगा, उस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला तो क्लियर होगा ही होगा, बट आपको पता लग जाएगा कितना स्मूथ होता है ये वाला काम जब रूट 2 वाला लेके आऊँगा, ठीक है। इसका मतलब जब मुझे b का कॉमन फैक्टर 5, देखो नेचर पे ध्यान देने वाला क्वेश्चन की, मतलब सॉल्यूशन की, कि जब मुझे 5 को a का फैक्टर बनाना था तो मेरा कुछ ऐसा आया था, a स्क्वायर के डिवाइड में 5 आया था। तब मैंने क्या बोला था कि a स्क्वायर डिविजल बाई 5 मतलब a डिविजल बाई 5 मतलब 5 इसका फैक्टर है। तो जब मुझे b का फैक्टर भी 5 बनाना है तो मतलब मेरा कुछ ऐसा ही होना चाहिए, b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 जैसा आना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इसलिए मैंने 5 से इसको डिवाइड किया है। अब मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की नेचर में और इस इक्वेशन नेचर में आपको डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये a स्क्वायर अपॉन 5 है, b स्क्वायर अपॉन 5 वैसा का वैसा हो गया। तो वापस से सेम स्टेटमेंट निकल के आएगा यहाँ पे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, भाई c भी तो इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। b स्क्वायर इज डिविजिबल के लिए सिंबल यूज कर रहा हूँ, डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स 5 is a फैक्टर ऑफ b। 5 b का फैक्टर भी निकल गया भाई यहाँ से, तो ठीक है। 5 अभी हमने निकाला, 5 इज़ फैक्टर ऑफ a, 5 इज़ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। इसको अरेंज कर रहा हूँ। अब लिखोगे कि वी कैन सी 5 इज़ फैक्टर ऑफ a and 5 is factor of a as well as factor of b, ठीक है। that means 5 is common factor of a and b, 5 is common factor of a and b। अब आप बोलो, आपने जो स्टार्टिंग में कंडीशन ली थी
कि भाई ए और बी में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ऐसा हो गया चोरी पकड़ने वाला काम हो गया आपका, हो ना, कि भाई ये दो लोग हैं, इन दोनों कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, इन दोनों का बस एक ही कॉमन फ्रेंड है, आप उसको खुश कर दिया आपने। आप दो लोग गए और आप किसी तीसरे के पास जाके बोलते भाई हम दोनों का एक तू ही कॉमन फ्रेंड है, हम इसके अलावा किसी को नहीं जानते। उसने पता करा, अच्छा ऐसा है क्या, पता लगा 5 कॉमन फ्रेंड निकल के आ गए उसके, तो ठीक है, तो यानी कंडीशन गलत हो गई वहाँ पे। तो 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब ए और बी क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर निकल गया और हमने तो माना क्या था वहाँ पे स्टार्टिंग में, ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, को प्राइम नहीं है। दैट मीन्स आवर अजम्पशन, जो हमने माना, जिसको मान के इतनी मेहनत करी, वो अजम्पशन क्या थी हमारी, रॉन्ग थी। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग था। और एक बात बताओ, अगर आपको कहीं पे रास्ते पे चलते चलते लास्ट में जाके पता लगा रहा है यार गलत जगह पहुंच गया मैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने रास्ता का जो स्टार्टिंग की थी वो गलत की थी। अगर आप गलत जगह पहुंच जाते हो, यहाँ से चलते इस रोड पे चलते गए और लास्ट में गलत जगह पहुँच गए, मतलब आपने रोड ही गलत पकड़ लिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब आपका सबसे पहला स्टेप जो रखा गया था वो क्या था, रॉन्ग था, ठीक है, वॉज रॉन्ग। और पहला स्टेप आपने क्या माना था, रूट 5 को क्या माना था आपने, रेशनल माना था, और वो स्टेप आपका गलत हो गया। दैट मीन्स रूट 5 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। तो ये आपका आई होप आपको समझ में आ गया, और पूरा डिटेल से नोट करना बेटा, जितना मैंने बोला है कि साइड में लिखना है वो साइड में लिखना कंसेप्ट को। एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा रूट 2 का, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज़ की रूट 5 अगर आता है सर हमें रूट 2 तो आएगा नहीं, कैसे आएगा, रूट 3 आ गया तो कैसे करेंगे, रूट 7 आ कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेके आऊँगा इसका, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वाली चीज़, ठीक है।